एक हमारे पास है एक्सोजीनियस, क्या है, एक्सोजीनियस पायरोजन। और एक है हमारे पास एंडोजीनियस पायरोजन। एंडोजीनियस पायरोजन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में जब भी स्कूल में कोई टेस्ट वगैरह मिलता था या कोई होमवर्क मैंने नहीं किया होता था, तो फिर बड़ा डर सा लगा रहता था। उस्तादों का डर, उनके मार का डर, कि जब वो बरामदे में मुर्गा बना के घुमाया करते थे ना, तो उस घूमने के बाद जो हमारी हालत हुई होती थी वो नाकाबिले बयान है। तो इस डर की वजह से फिर कई तरकीबें जहन में आती थी, हर बच्चे के जहन में आती हैं। तो उनमें से एक तरकीब जो बचपन में अप्लाई किया करता था कि झूठ मूठ का बुखार, झूठ मूठ का जो जिस्म गर्म कर लेना, छुट्टी का इरादा हुआ करता था। तो वही बगलों में हाथ देकर और घुटनों को सीने से जोड़ के बॉडी को गर्म कर लिया। फिर जब घर वाले उठाने आते थे कि उठो स्कूल जाना है, तो बस रजाई से जो कलाई वो बाहर करके बताया मुझे तो बहुत सख्त बुखार है। तो कभी कभी वो मंसूबा एक्टिव भी हो जाता था, पास भी हो जाता था, कामयाब भी हो जाता था, कभी कभी फेल हो जाता था। और इस तरह की कई तरकीबें हर बच्चे के जहन में बचपन में आती रही होंगी। आप लोगों के भी कई इस तरह की तरकीबें जिसमें मतलब छुट्टी कैसे की जाए स्कूल से, बड़ी तरकीबें और बड़े इस तरह के बहाने जो ना वो जहन में होते हैं और बहुत सारों ने अप्लाई भी किए होंगे। जो नित नए तरीके अगर तुम लोगों ने कोई और अप्लाई किए हैं तो वो भी कमेंट्स में मेंशन कर दो कि वो क्या तरीके थे। बहरहाल आते हैं अपने टॉपिक पे कि इस वाकये से जो चीज एक जहन में आती है ना कि भाई ये बुखार क्या चीज है, ये जो बुखार है या जो फीवर है, इसके पीछे क्या साइंस है। क्या ये बुखार होना हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद है या हमारे बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। बुखार में जिस्म क्यों गर्म हो जाता है, क्या वजूहात हैं कि बुखार जो है वो हमें हो जाता है। तो वो बुखार समझने के लिए फिर ये जो बुखार है इसका कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनिटी से क्या लेना देना। अगर बायो के चैप्टर में अगर हम मतलब बायो को खोलेंगे तो बुखार या जो फीवर है वो हमेशा या तकरीबन हमें इम्यूनिटी से ही रिलेटेड जो चैप्टर्स होते हैं उसमें वो चीज नजर आती है। तो व्हाट इज फीवर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के दूसरे हिस्से में जाना है, जिसका नाम है टेम्परेचर रिस्पॉन्स। क्या नाम है? टेम्परेचर रिस्पॉन्स। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, अगेन वही बात कि ये क्या है हमारे पास, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। एक और बात जो है वो बता दूं कि जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, पहले पहला पार्ट देखना है, फिर ये वाला देखना है, फिर तीसरा पार्ट जो भी देखना है, लेकिन सीक्वेंस है क्योंकि ये सारा कंसेप्ट जो है वो इंटर रिलेटेड है। तो पार्ट्स को मस्त देखना है। आज हम देखेंगे कि भाई ये जो बुखार है या जो फीवर है ये क्या बला है, ये क्या बला है। अगर थोड़ा सा पिछले लेक्चर को हम रिकॉल करते हैं तो वहां पे हमने क्या बात डिस्कस की थी, वहां पे हमने यही डिस्कस किया था कि जब वो मैक्रोफेजेस थे, उन मैक्रोफेजेस ने एक साइटोकाइन रिलीज किया था, कौन से वाला, इंटरल्यूकन। वो जो इंटरल्यूकन 1 था उसके हमने 3 आगे फंक्शन देखे थे कि एक फंक्शन उसका आगे सेल मीडिएटेड थ्योरी को इनहांस या प्रोवोक करना है, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। एक फंक्शन हमने देखा था कि जो बाकी मोनोसाइट्स हैं उनको मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट करवा के अटैक करवाते हैं। और एक तीसरा फंक्शन इंटरल्यूकन 1 का वहां पे देखा था कि ये फीवर इनहांस करता है, बुखार करवाता है। तो अब वो बुखार कैसे होता है, आज वो जो रिस्पॉन्स फीवर की तरफ जाता है, आज उसको थोड़ा सा तसल्ली से देखेंगे, द टेम्परेचर रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यूनिटी सेकंड लाइन में हमें बुखार भला क्यों होता है, कैसे होता है, क्या उसका फायदा है, क्या उसके नुकसानात है। तो चलो तसल्ली से शुरू करते हैं कि व्हाट इज अ टेम्परेचर रिस्पॉन्स। व्हाट इज अ टेम्परेचर रिस्पॉन्स। तो मार्कर उठा लेते हैं।
सबसे पहले इस ये टेम्परेचर रिस्पॉन्स है, इसके कई नाम है, ठीक है, मैं एक नाम जो है वो मेंशन कर लेता हूं। एक तो हमारे पास टेम्परेचर रिस्पॉन्स है, एक हमारे पास इसका एक और नाम है, यहां पे लिख देता हूं, फीवर, बुखार, ठीक है। एक और नाम है इसका बड़ा ही, जो कि बायो की जुबान में ज्यादा यूज होगा, मेडिकल की जुबान में पायरेक्सिया। क्या चीज है? पायरेक्सिया। सो पायरेक्सिया, फीवर, टेम्परेचर रिस्पॉन्स इन इम्यूनिटी, ये तकरीबन एक ही टॉपिक का नाम होता है बुखार का। तो बुखार को आज हम तसल्ली से देखेंगे कि बुखार क्या बला है। तीन नाम हो सकते हैं, ठीक है, बता दिया, फीवर, पायरेक्सिया या फिर टेम्परेचर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स इंफेक्शन वगैरह। तो सबसे पहले तो भाई हमें यह पता होना चाहिए कि भाई पायरेक्सिया जो है या जो फीवर है ये है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो पायरेक्सिया क्या है या फीवर या बुखार क्या है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है जब वो नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाए, नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पायरेक्सिया। अब नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी का क्या है? हमारे बॉडी का नॉर्मल जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, पॉइंट समथिंग जो भी है, लेकिन 37। या इसका एक दूसरा भी हमारे पास पैरामीटर है कि ये हमारे पास 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक हो गया? क्या है हमारे पास? 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से वो जो कहते हैं ना, मैं 104 का बुखार हुआ, 102 का बुखार हुआ, 103 का बुखार हुआ, 100 का हुआ, 101 का हुआ, तो वो असल में इस चीज को देखा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं, इस चीज को फ़ारेनहाइट में वो स्केल होती है। तो 98.5 जो है मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन रेंज यही है, वो हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। जब ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इस रेंज से, मतलब ये हो जाता है 38 या 39 या 40, या अगर इस रेंज में आ जाए तो 99.5 या फिर 100.5 या फिर 101.5 और ये इस तरीके से। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, दैट इज कॉल्ड फीवर या फिर पायरेक्सिया या फिर टेम्परेचर रिस्पॉन्स। अब पहले तो ये अपने बॉडी में नॉर्मल चीजों को समझते हैं ना, उसके बाद अपनी चीजों पे आएंगे, ठीक है। अब बेसिकली हमें बुखार का जो कॉन्सेप्ट है ये दिमाग से रिलेटेड है। हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है, एक हिस्सा है, उस हिस्से का नाम है, होमियोस्टेसिस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है और टेम्परेचर भी होमियोस्टेसिस से ही रिलेटेड है। तो उस हिस्से को, वो जो दिमाग के अंदर हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस में एक रीजन होता है जिसको हाइपोथैलेमिक रीजन, हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट बोलते हैं। इसी हाइपोथैलेमस के अंदर एक छोटा सा रीजन होगा, एक टुकड़ा होगा जिसको बोलेंगे हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट। अब ये जो हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट है ये बेसिकली करता क्या है? ये हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस रखता है, उसको होमियोस्टेट करता है। जिस सेट पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे हमारे पास ये हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट होगा, उसी टेम्परेचर पे बाकी बॉडी का टेम्परेचर भी होगा। मतलब क्या हुआ कि ये हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट के अंदर एक सेट पॉइंट, एक रेंज है कि अगर उस सेट पॉइंट, हमारे पास जो थर्मोस्टेट है हमारा, जो हमारे बॉडी ब्रेन का जो थर्मोस्टेट है, अगर वो 37 डिग्री सेल्सियस पे है तो इसका मतलब क्या पूरी बॉडी में जो टेम्परेचर होगा वो 37 होगा। अगर ये थर्मोस्टेट चेंज हो जाए, ये थर्मोस्टेट क्या हो जाए, ये जो स्केल है वो 37 से 38 हो जाए या फिर 39 हो जाए, तो अब क्या होगा कि विद इन घंटे 2 घंटों में पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 38-39 हो जाएगा। तो हमारे पास हाइपोथैलेमस जो थर्मोस्टेट है, ये ब्रेन पार्ट, वो बेसिकली होमियोस्टेसिस में यानी टेम्परेचर की रेगुलेशन और इस तरह की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। तो वहां पे जो थर्मोस्टेट में टेम्परेचर का सेट पॉइंट होगा, उसी टेम्परेचर पे पूरी बॉडी होगी। तो यहां पे
थर्मोस्टेट में चेंजिंग की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है कि बिलफर्ज ये जो सेट पॉइंट है वो 37 से 38 या 39 पे चला गया, तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन हमारे पास बाकी जो बॉडी मैकेनिज्म है, जैसे कि हमारे पास अब टेम्परेचर को अगर हमने एलिवेट करना है, ज्यादा करना है, तो क्या होना चाहिए कि हमारे बॉडी से जो टेम्परेचर बाहर निकल रहा है वो ना निकले और जो टेम्परेचर यानी हीट की जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाए। तो क्या करते हैं हमारी बॉडी, हमारे जो ब्रेन है वो सिग्नल करता है बॉडी को, और हमारी बॉडी एक तो हीट कंजर्वेशन स्टार्ट कर देती है। क्या स्टार्ट कर देती है? हीट कंजर्वेशन। हीट कंजर्वेशन या इसको दूसरा लफ्जों में वैसो कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो। हीट का अब दोनों सेम चीजें नहीं है लेकिन इंटर रिलेटेड है, हम ज्यादा डीप में उधर नहीं जा रहे। एक हीट कंजर्वेशन करती है, उसके बाद हमारे पास हीट की प्रोडक्शन भी ज्यादा कर देती है, हीट की प्रोडक्शन भी ज्यादा कर देती है। जैसे कि शिवरिंग, हमारे मसल जो है वो कांपना शुरू हो जाते हैं, हमें ठंडक फील होती है तो हमारे जो जिस्म है वो कांपना शुरू होता है और उसमें मसल्स की शिवरिंग की वजह से हीट ज्यादा बनता है। इसी तरह फैट मेटाबॉलिज्म जो है उसके दौरान भी हीट बनता है तो वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारा सीन हो जाता है। जब इस तरह का सारा सीन होता है तो 2 घंटे बाद क्या है, हमारी बॉडी भी इस टेम्परेचर पे आ जाती है। जब इस टेम्परेचर पे आती है उसके बाद ये चीजें चाहे कम हो लेकिन यहां पे एक इक्विलिब्रियम बन जाता है कि अब इसके बाद अब लगातार हमारी बॉडी नहीं कांप सकती। अगर लगातार कांपे तो लगातार हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी, तो क्या है कि वो इससे भी एलिवेट कर सकता है। ठीक है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहता हमारी बॉडी का, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो हाइपोथर्मिया का कॉन्सेप्ट है, वो फीवर नहीं है। ठीक है, तो हाइपोथर्मिया को इसके साथ, बुखार के साथ रिलेट ना करना। लेकिन क्या है कि जब हमारे पास ये टेम्परेचर अटेन हो जाए तो उसके बाद ये सिस्टम स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब नया जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 38 39 है। और यही टेम्परेचर हमारे पास क्या है, बेसिकली फीवर है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, कैसे इंक्रीज कर गया वो हमने समझ लिया। तो अगर कैसे इंक्रीज हुआ, लेकिन जो इंक्रीज हुआ वो ड्यू टू हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट में चेंजिंग की वजह से इंक्रीज हुआ और हमें हो जाता है बुखार। तो यहां पे क्या है कि बुखार के दौरान ऐसा तो कुछ होता है, बुखार के दौरान ऐसा कुछ तो लाजमी होता है कि हमारा जो हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट है इसका सेट पॉइंट चेंज हो जाता है। इसका सेट पॉइंट जो है वो चेंज हो जाता है। और बेसिकली ये सेट पॉइंट चेंज कैसे होता है, अगर यहां पे देखूं तो यहां पे बेसिकली जब दिमाग को एक सिग्नल मिलता है और दिमाग के जो इधर करीब करीब जो टिश्यूज हैं उनमें जो सेल्स हैं वो एक प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ठीक है, बुक में शायद प्रोस्टाग्लैंडिन लिखा हो लेकिन असल में ये E2 है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ दिमाग में नहीं होता, पूरी बॉडी में आपको मिलेगा। ठीक हो गया। तो अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बेसिकली थर्मोस्टेट को एक किस्म का सिग्नल करता है कि टेम्परेचर एलिवेट करो। तो यहां पे बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होती है, जिसकी वजह से थर्मोस्टेट का सेट पॉइंट चेंज हो जाता है और हमें बुखार हो जाता है। फिर दोबारा से ये है कि कुछ तो ऐसा है फीवर के दौरान या इंफेक्शन के दौरान या हमारे इन्फ्लेमेशन के दौरान कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है वो एक्टिवेट हो रहा है। वो क्या हो रहा है? एक्टिवेट हो रहा है। आगे जाके हम इसको तसल्ली से देखेंगे, इसलिए टेंशन ना लो। लेकिन देयर इज समथिंग which is provoking that prostaglandin E2 and causing the elevation of set point temperature which is 37 to 38 39। ठीक है, तो वो 37 से 38 39 सेट पॉइंट चेंज हो जाता है और हमें हो जाता है बुखार। अब क्यों बुखार होता है उसके लिए थोड़े से इंतजार करो, ये हमें जो नॉर्मल जो ब्रेन फंक्शनिंग के हवाले से थोड़ा सा था उसको देख लिया। ठीक हो गया। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब आ जाते हैं अपने शुरू वाले कॉन्सेप्ट पे, टेम्परेचर रिस्पॉन्स, फीवर या फिर पायरेक्सिया। अब ये पायरेक्सिया या बुखार जो है वो किसी ना किसी केमिकल की वजह से, किसी इंफेक्शन की वजह से होगा। हो सकता है ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो जाए, हो सकता है कोई बैक्टीरियल अटैक है उसकी वजह से हो जाए, हो सकता है कोई वायरस आ जाए उसकी वजह से हमें बुखार होगा, हो सकता है कि बैक्टीरिया कोई जहर, कोई टॉक्सिन रिलीज करे, बैक्टीरिया टॉक्सिन जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से हमारे पास बुखार हो जाए, या हो सकता है हमारे इम्यून सिस्टम उसको एलिवेट करे।
ठीक है। तो बुखार के होने के कई वजूहात हो सकती है, कई तरीकों से हमें बुखार होता है, लेकिन बुखार क्यों होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बुखार करवाने वाले केमिकल्स होते हैं, क्या है, बेसिकली जो थर्मोस्टेट को एलिवेट करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जो पायरेक्सिया काजिंग केमिकल्स होते हैं, उनको बोलते हैं पायरोजेंस। उनको क्या बोलते हैं? पायरोजेंस। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस या ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो के फीवर प्रोवोक करे, पायरेक्सिया प्रोवोक करे, पायरेक्सिया काज करे, उसको बोलेंगे पायरोजन। उसको क्या बोलेंगे? पायरोजन। पायरो का मतलब पायरेक्सिया से पायरो, और जन मतलब जनरेशन या जेनेसिस। तो यहां पे पायरोजन का मतलब क्या होगा? ऐसा कोई भी केमिकल जो कि बुखार करवाए, बुखार क्या करे? प्रोवोक करे, बुखार वाला जो रिस्पॉन्स है उसको प्रोवोक करे, उसको पायरोजन बोलेंगे। अब ये जो पायरोजन होते हैं, ये पायरोजन बेसिकली दो किस्म में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने में? दो किस्मों में। पायरोजन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो पायरोजन हमारे क्या है? पायरोजन ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि फीवर काज करे उसको पायरोजन बोलेंगे। इसको हम दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है एक्सोजीनियस, क्या है? एक्सोजीनियस पायरोजन। और एक है हमारे पास एंडोजीनियस पायरोजन। एंडोजीनियस पायरोजन। अब दोनों में फर्क क्या है? ठीक है। एक्सोजीनियस पायरोजन एक और इसमें हमारे पास होता है, उसको इसी के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्सोजीनियस पायरोजन, एक्सोजीनियस का मतलब क्या है? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। तो ऐसा कोई केमिकल जो कि हमारी बॉडी का पार्ट ना हो, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल ना हो, जब लेकिन बाहर से कोई चीज आके हमारे फीवर को इंक्रीज करे, हमारे फीवर काज करे, दैट विल बी एक्सोजीनियस पायरोजन। जैसे कि अगर हमारे बॉडी में बिल फर्ज आ जाता है कोई बैक्टीरिया, क्या आ जाता है? कोई बैक्टीरिया आ जाता है। अब उस बैक्टीरिया के मतलब उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं जो कि पायरोजन के तौर पर काम करती हैं, जो कि हमारे पास हाइपोथैलेमस रीजन में जाकर वहां पे फीवर काज करती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, हमारे पास और कोई पैरासाइट हो सकते हैं, इस तरह की चीजें, या टॉक्सिन्स हो सकते हैं, कोई जहर हो सकता है, तो इसकी वजह से बुखार हो जाता है। और इस तरह के जो पायरोजन्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोजीनियस पायरोजन, क्योंकि वो बैक्टीरिया भी बाहर से आया, वो हमारी बॉडी का पार्ट, या कोई वायरस आता है तो वो भी नहीं है, कोई बाहर से जहर वगैरह टॉक्सिन वगैरह आता है तो वो भी नहीं है हमारी बॉडी का पार्ट। तो इस तरह के जो पायरोजन्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोजीनियस पायरोजन्स। क्या बोलते हैं? एक्सोजीनियस पायरोजन्स। इसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया जो है, वो बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, कोई जहर रिलीज करते हैं, तो इस तरह के टॉक्सिन्स को फिर बोलते हैं एंडोटॉक्सिन्स या बैक्टीरियोटॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन्स भी हमारे पास एक्सोजीनियस पायरोजन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, और ये भी हमारे पास बुखार को काज करते हैं। तो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा हमारे पास एंडोजीनियस पायरोजन, ऐसे पायरोजेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि बॉडी के अंदर पहले से अवेलेबल हो, मतलब हमारे बॉडी के अपने सेल्स ही वो केमिकल्स रिलीज करें और उसकी वजह से बुखार हो जाए। इस तरीके के जो इनसाइड द बॉडी हमारे पायरोजेंस होते हैं उसको बोलते हैं एंडोजीनियस पायरोजन। और ये वो वाले पायरोजन है, जब हम मैक्रोफेजेस को डिस्कस कर रहे थे, किसको? मैक्रोफेजेस को, तो हमने कहा कि ये मैक्रोफेजेस जो है वो एक साइटोकाइन रिलीज करते हैं, इंटरल्यूकिन 1। क्या रिलीज करते हैं? इंटरल्यूकिन 1। और ये इंटरल्यूकिन 1 जो है वो जाता है दिमाग के पास, और दिमाग में जो थर्मोस्टेट हमारे पास है उसका सेट पॉइंट उसको बढ़ा देते हैं, और इसकी वजह से हो जाता है फीवर। तो ये इंटरल्यूकिन जो कि मैक्रोफेजेस से भी निकल सकता है। इसके अलावा ये सिर्फ इंटरल्यूकिन लाजमी नहीं है, एंडोजीनस हो तो इसकी एक एग्जांपल है कि जो इंटरल्यूकिन 1 है वो एग्जांपल है एंडोजीनस पायरोजन की। इसी तरीके से इंटरफेरॉन है या बाकी जो साइटोकाइनिन्स हैं, इवन जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है एक और तरीके का साइटोकाइन है, तो वो हमारे पास वो भी एंडोजीनस पायरोजन के तौर पर काम कर सकते हैं। एंडोजीनस पायरोजन मतलब क्या? वो फीवर को इनहांस कर सकते हैं या फीवर को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहां से एंडोजीनियस पायरोजन का भी हमें पता चल गया कि भाई बुखार वो एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। इंटरनली का मतलब क्या है कि कोई बैक्टीरिया आए
तो वो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन वगैरह करता है, तो चाहे वो दिमाग के पास उसका कोई हिस्सा नहीं गया, लेकिन जो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए मैक्रोफेजेस यूज हुए, उन मैक्रोफेजेस ने एक इंटरल्यूकन 1 रिलीज किया और उसने जाके सेट पॉइंट को एलिवेट कर दिया और हमें हो गया बुखार। अब क्यों होता है उस पर थोड़ी देर में आते हैं कि उसके क्या फायदे, लेकिन एक हो गया हमारे पास एंडोजीनियस पायरोजन। तो अब चूंकि पायरोजन की भी समझ आ गई है, किसकी समझ आ गई है? पायरोजन की, कि पायरोजन क्या बला है। उसके बाद आते हैं, अगर पायरोजन है तो उसका एक तरियाक भी होगा, जैसे कहते हैं अगर जहर है तो उसका कोई तरियाक भी है, उसका कोई काटने वाला, जहर को काटने वाला भी है। तो अगर पायरोजन है तो उसके अगेंस्ट भी कोई चीज है जो कि पायरोजन की एक्टिविटी नहीं होने देती। पायरोजन का काम है बुखार करवाना, तो ऐसे केमिकल्स जो कि बुखार ना करवाएं, मतलब अगर बुखार हुआ है तो उसको तोड़ने में हेल्प करें, उनको बोलते हैं एंटीपायरेटिक्स। उनको क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स। तो एंटीपायरेटिक्स ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीजें जो कि अगेंस्ट द पायरोजन काम करें, या जो पायरोजन ने दिमाग के साथ कुछ किया हुआ है उसको रिवर्स करें, दैट इज एंटीपायरेटिक्स। इसका एक और भी नाम है जो कि ज्यादा हमारे पास सुनने में मिलता है, एनएसएड्स। क्या है? एनएसएड्स। अब एनएसएड क्या है? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, ये एस छोटा होगा, एनएसएड्स। एनएसएड्स क्या है? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, तो ये दवाइयां होंगी, कुछ ऐसे ड्रग्स होंगी जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी हो, और फिर उसको एंटीपायरेटिक, क्योंकि जो फीवर है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ये हम पिछले लेक्चर में कह चुके थे कि जो फीवर है वो भी तो पार्ट है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का ही पार्ट है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के नतीजे में ही फीवर होता है, तो उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स यूज होती है उसको एनएसएड्स बोलते हैं। और इसमें नेप्रोक्सिन हो गई, या इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ड्रग है, हर किसी ने देखी है, एस्पिरिन। क्या है? एस्पिरिन। तो ये एस्पिरिन भी बेसिकली हमारे पास एंटीपायरेटिक है। अब ये काम कैसे करती है थोड़ी देर में देखेंगे, क्यों अपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, लेकिन इतना पता हो, एक हमारे पास पायरेक्सिया। पायरेक्सिया होता है बुखार, पायरोजन क्या है? बुखार करवाने वाले केमिकल्स, और एंटीपायरेटिक्स क्या है? ऐसे केमिकल्स जो कि बुखार को तोड़ें, अगर बुखार हुआ तो उसको कम करें, उसको रिड्यूस करें, दैट इज एंटीपायरेटिक्स। उसके बाद अगला जो हमारे पास इंटरल्यूकन 1, हमने कहा कि वो एग्जांपल है एंडोजीनियस पायरोजन का। इसको तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि यहां पे मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस वो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ते थे, बैक्टीरिया को उसने इनगल्फ किया। जब उसने इनगल्फ किया तो उसके बाद क्या, उसने एक साइटोकाइन रिलीज किया। कौन से वाला? इंटरल्यूकन 1। वो इंटरल्यूकन 1 जो है वो क्या करता है? वो इंटरल्यूकन 1 जाता है, ब्लड में इंटर हो जाता है। ब्लड में इंटर होने के बाद वो जाता है भाई ब्रेन के पास। ब्रेन के पास जब जाता है ये वाला इंटरल्यूकन 1, तो ब्रेन, अब ये जाके ना, ब्रेन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है कि ये ब्रेन में। इंटरल्यूकन 1 बेसिकली जाके हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2, कौन से वाला? प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है उसको एक्टिवेट कर देता है। इंटरल्यूकन 1 क्या करेगा? वो जाके प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को एक्टिवेट कर देता है, और उसके रिस्पांस में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करेगा? वो जो सेट पॉइंट है, जो हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट है, उधर जाके सेट पॉइंट को एलिवेट कर देगा। टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट है वो इंक्रीज कर देगा, जिसके वजह से पूरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। एक इसके अलावा इंटरल्यूकन जाते जाते एक और भी काम करता है कि वो हमारे पास जो बाकी बॉडी सेल्स हैं, उन बॉडी सेल्स को कहता है कि भाई जो आयरन है, बॉडी में जो आयरन है इसको रिड्यूस कर दो। इसको क्या कर दो? रिड्यूस कर दो। जैसे वो लिवर को कहेगा कि भाई, लिवर को सिग्नल करेगा कि जो आयरन तुम रिलीज करे उसको स्टोर करना शुरू कर दो। स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह को कहेगा कि भाई जो आयरन तुम खुराक से निकाल रहे हो उसको ब्लड में ना डालो, बल्कि उसको लिवर के पास भेजकर उधर उसको स्टोर कर दो। अब ये क्यों करवाता है, अभी उस पर हम आएंगे। लेकिन ये जो इंटरल्यूकन 1 है वो क्या कर रहे हैं? उसके दो इफेक्ट्स कर रहे हैं। एक तो इंटरल्यूकन 1 टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है,
फीवर करवा रहा है। कैसे फीवर करवा रहा है? वो प्रोस्टाग्लैंडिन को एक्टिवेट कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो जाके फीवर करवा रहा है। ये फीवर काजिंग जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बड़ा इंपॉर्टेंट इसका रोल है। दूसरा काम क्या कर रहा है कि वो बाकी बॉडी सेल्स को कहता है कि जो आयरन की प्रोडक्शन है, ये जो आयरन ब्लड में रिलीज कर रहे हो उसको लो कर दो, उसको क्या कर दो, लो कर दो, उसकी जगह कॉपर बढ़ा देते हैं। अब इन दोनों का फायदा क्या होता है? ये जो इस तरह के काम है, या जो हमें बुखार, अब हमें बुखार क्यों हो रहा है भाई, उसका फायदा क्या है, हमें उसका क्या फायदा मिल रहा है? अगर ये हमारा नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब बुखार होना एक अच्छी बात है अगर, तो इसका फायदा क्या है हमें? वो फायदा कहां निकलता है? वो फायदा ये निकलता है कि जब क्या है कि जब हमारे पास कोई इंफेक्शन होता है, बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कोई भी बैक्टीरिया अंदर आता है टिश्यूज में, हमारे सेल में कोई बैक्टीरिया आ गया, तो इस बैक्टीरिया को अपना काम करने के लिए रिप्रोड्यूस करना होगा, अपनी कापियां बनाएंगे, अपने बच्चे बनाने होंगे। क्या करना होगा? रिप्रोडक्शन करनी होगी ताकि ये बैक्टीरिया बढ़ जाए। जब ये बढ़ेंगे तो उससे ज्यादा इंफेक्शन होगा और ज्यादा इंफेक्शस जो है वो खतरनाक होगा। तो सबसे पहले बैक्टीरिया जो है अगर कहीं पे रिजाइड करता है तो सबसे पहले वो कोशिश करता है कि भाई रिप्रोड्यूस करूं, क्या करूं? अपने बच्चे पैदा करूं। तो इनको रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए होता है। तो अब यहां पे बॉडी में जब ये आते हैं तो उसके इंफेक्शन की वजह से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, मतलब हमें बुखार हो जाता है, तो क्या है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 से 39 पे बिलफर्ज चला जाता है। तो एक तो उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जिसमें वैसे ही जो बैक्टीरिया है, वो जो पास बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन जो है वो सही से नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि बैक्टीरिया को रिप्रोडक्शन करने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? आयरन की जरूरत पड़ती है। तो उस इंटरल्यूकन ने क्या किया? उसने एक तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बैक्टीरिया के लिए थोड़े मिसाइल पैदा कर दिए। दूसरा उसने क्या किया कि उसने बॉडी सेल्स को कहा कि आयरन को रिलीज करना बंद कर दो, उसको स्टोर करो, उसको बॉडी में ना फैलाओ। तो उससे क्या होता है कि बॉडी का जो ब्लड स्ट्रीम है या जो बॉडी की बाकी टिश्यूज हैं उनमें आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। और जब आयरन की कमी होती है तो इस बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसको बच्चे पैदा करने के लिए आयरन की जरूरत थी और नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत थी, वो दोनों काम उसके बिगड़ गए। तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाती है। फीवर का एक फायदा क्या हुआ कि हमारे पास क्योंकि आयरन भी कम हो गया था, टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया था, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसका रेट कम हो जाता है। एक बात तो उसे इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा तेजी से नहीं फैलता, इन्फेक्शन का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है। एक बात कि बैक्टीरिया और आयरन का क्या लेना देना। दूसरी बात यह है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज, बैक्टीरिया को हम सिर्फ आयरन की कमी की वजह से भी इसकी रिप्रोडक्शन रोक सकते हैं। टेम्परेचर क्यों इंक्रीज किया जाता है? कि जब टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल से अगर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाए तो हमारे ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास है, जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इनको सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी से मैक्रोफेजेस बनाओ। क्या करो? जल्दी जल्दी से मैक्रोफेजेस बनाओ, मतलब जल्दी जल्दी से मोनोसाइट्स को रिलीज करना शुरू कर दो साइट ऑफ इंफेक्शन पे। जल्दी जल्दी से न्यूट्रोफिल्स वगैरह बनाओ। अब ये दोनों क्या है? फैगोसाइट्स हैं। ये दोनों क्या है? फैगोसाइट्स हैं। तो ये दोनों अगर फैगोसाइट्स हैं तो ये दोनों क्या करेंगे? ये फैगोसिटिक एक्टिविटी करेंगे। फैगोसिटिक एक्टिविटी का मतलब क्या कि ये ज्यादा बैक्टीरिया को इनगल्फ करना शुरू कर देंगे और अगर बैक्टीरिया इनगल्फ हो जाए तो उसको ये मार देते हैं। तो ये जो किलिंग एक्टिविटी है व्हाइट ब्लड सेल्स की, या जो फैगोसिटिक एक्टिविटी है, वो इनहांस हो जाती है जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। जब टेम्परेचर क्या हो जाता है? थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हमारे फौजी ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। उनको सिग्नल मिलना शुरू हो जाता है कि भाई बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो देयर इज एन इन्फेक्शन समवेयर एल्स। तो वो कहीं ना कहीं तो इन्फेक्शन है, तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं साइट इन्फेक्शन पे, क्योंकि अलार्मिंग तो हो रही है, हिस्टामिन तो अपना काम कर रहा है, तो वो अलार्मिंग की वजह से वो वहां पे जाना शुरू हो जाते हैं और इसके मतलब फैगोसिटिक एक्टिविटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ज्यादा बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया को दो तरीकों से एक मतलब हमने मात दे दी। एक तो उनको मारने वाले जो फैगोसाइट्स हैं, हमारे जो सेल्स हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के, जो कि बैक्टीरिया को इनगल्फ करके मारने वाले हैं, एक तो वो इंक्रीज कर दिए।
दूसरा यह है कि उसकी अपनी रिप्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर दी, बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन वो स्टॉप कर दी। और ये दोनों काम किस वजह से हुए? फीवर की वजह से, बुखार है जो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज करने की वजह से ये काम हुए। उसके बाद तीसरी जो बात है जो मैंने लिखी है वो वायरसेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वायरसेस से रिलेटेड है। और वो सीन ये है कि याद रखना कि जब हमारे बॉडी में वायरस इन्वेड करता है, कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है, जैसे हमें जुकाम हो जाता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस है, या आजकल जो कोविड गुजरा है वो भी वायरस है। इस तरह के कोई वायरस जो है जब वो हमें अटैक करते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स जो चीज ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं, दैट इज इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन भी ये फिरौन नहीं है मूसा वाला, ये इंटरफेरॉन एक बड़ा मजे का केमिकल होता है, साइटोकाइन होता है। जैसे हमारे पास इंटरल्यूकन था वो भी एक साइटोकाइनिन है, इसी तरह इंटरफेरॉन जो है वो भी एक साइटोकाइनिन है। ये इंटरफेरॉन ज्यादा बनाना शुरू कर देते हैं और ये इंटरफेरॉन बदले में क्या करते हैं? ये वायरस को मारते हैं। जिस तरीके से भी वो मार रहे हैं, इनका फिर आगे बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लेकिन इंटरफेरॉन जो है वो वायरस के अगेंस्ट बड़ा एक्टिवली काम करते हैं। तो ये इंटरफेरॉन जो है क्या कि जब फीवर होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो इन इंटरफेरॉन्स की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वायरस के इन्वेडेशन की मतलब वायरस के इन्वेड करने की वजह से क्या है, अगर बुखार हुआ है हमें तो उस बुखार की वजह से जो इंटरफेरॉन है, जो बॉडी टेम्परेचर की इंक्रीज करने की वजह से जो इंटरफेरॉन्स हमारे अंदर हैं, INFS इनको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। जब उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी मतलब क्या है, हमारे फौजी जवान ज्यादा हो रहे हैं तो वो ज्यादा वायरसेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो एक हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया और आयरन का क्या लेना देना था वो हमने समझ लिया। फिर टेम्परेचर रिस्पांस का जो है वो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स पे क्या फर्क पड़ रहा था वो भी हमने देख लिया। फिर हमने अगर वायरस इन्वेड करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म वो इंटरफेरॉन्स की फॉर्म में होता है कि वो इंटरफेरॉन्स आगे जाके मतलब हमारे पास कई किस्म के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और इस तरह की चीजें रिलीज करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन वायरस के खिलाफ इंटरफेरॉन काम करता है और उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है ड्यू टू एलिवेशन इन टेम्परेचर। ये उसके लिए सिग्नल है। इसी तरीके से जो ज्यादा टेम्परेचर है, जैसे हम वायरस इंटर हुआ तो लाजमी बात है बाज वायरसेस जो हैं वो प्रोटीन को अलग कर लेते हैं, डीएनए वगैरह अपना अलग कर लेते हैं, या उससे जो उनका मतलब सीमो वायरोलॉजी वाले में चले जाएंगे। लेकिन क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनके हो सकते जो प्रोटीन्स हों बड़े हमारे पास जो पैथोजेनिक प्रोटीन्स हों, जो कि बीमारी काज करने वाले प्रोटीन्स हों, वो डीनेचर हो जाए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या है कि डायरेक्ट इनएक्टिवेशन हो सकती है वायरल पार्टिकल्स की। तो हमारे पास चार जो हमारे पास के फीवर कैसे माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं उसमें चार तरीके थे। एक तो हमारे पास जब बॉडी टेम्परेचर एलिवेट करता है और तो उसकी नतीजे में साथ ये भी होता है कि आयरन की जो तरसीलात है, जो ट्रांसपोर्ट है वो बॉडी में कम हो जाती है, और बैक्टीरिया जो है उनको रिप्रोडक्शन की आयरन की जरूरत होती है, तो वो आयरन उनको नहीं मिलती तो अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ग्रो नहीं कर पाते। दूसरा ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो फैगोसिटिक एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा बैक्टीरिया और ज्यादा माइक्रोब्स मरना शुरू हो जाते हैं। तीसरा काम क्या है कि अगर वायरसेस इन्वेड करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। और चौथी बात यह है कि डायरेक्टली जो है वो वायरस पार्टिकल्स को इनएक्टिवेट कर सकता है हाई टेम्परेचर हमारे बॉडी का। ये उसकी किलिंग मैकेनिज्म, मतलब जो किलिंग मैकेनिज्म थे कि कैसे हमारे पास बॉडी टेम्परेचर हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमें क्या बात समझ आई कि भाई जो बुखार है वो अच्छी चीज है, उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से जो जंगो जदल है वो जारी होती है और हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया को ज्यादा अच्छी तरीके से किल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जैसे बुखार हो जाए तो हमें एकदम से जाके कोई एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उसको थोड़ा सा चलने दो ताकि यार मुकाबला तो कुछ हो, देखने को कुछ तो मिले, कुछ तो मुकाबला हो। जैसे ही हम टेम्परेचर हमारी बॉडी कहता है कि यार टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं ताकि बैक्टीरिया को जल्दी से मार सकूं, वहां से हम एस्प्रिन या नेप्रोक्सिन या पेनाडोल इस तरह की कोई चीज ले लेते हैं, उसकी वजह से हमारा बुखार टूट जाता है और बैक्टीरिया जो है वो कहता है अब ठीक हो, अब मुझे सारी चीजें मिल रही है। तो ये हमारे पास एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, नॉन स्पेसिफिक हमारे पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है फीवर जो बुखार, तो उसको थोड़ी अरसे के लिए होने देना है।
फिर ये है कि यार अगर ये इतना हमारे पास बॉडी का नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है हमारे पास, ये बैक्टीरिया को किल वगैरह करते हैं, तो फिर डॉक्टर लोग या फिजिशियन लोग जो है वो हमें एंटीपायरेटिक्स प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, वो हमें देते क्यों है? तो उसका ये है कि टेम्परेचर को ना जो वो एक हद तक रखना जरूरी है। अगर वो एक हद से जैसे 41, 42 या फिर 104, 105 पे चला जाए तो बॉडी टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है कि हमने वही बात की थी कि जो हमारे बॉडी के अपने एंजाइम्स हैं उन्होंने, हमने क्या कहा था, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं। क्या करते हैं? वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर काम करते हैं जो कि 37 या 38 होता है। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो एंजाइम काम करना छोड़ जाते हैं। अगर हो सकता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से वो डिनेचर कर जाए, हमारे बॉडी के अपने एंजाइम खराब हो जाए हमारे, और बॉडी के अगर एंजाइम खराब हो गए तो इसका मतलब मौत है। तो ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसके बाद लीथल मसले शुरू हो जाते हैं, मोहलिक हमारे पास वो सीन होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको एक हद तक अगर बुखार है तो ठीक है, लेकिन अगर एक हद से मतलब बार बार बुखार और बड़ा तेज बुखार हो रहा है, 104, 105 पे जा रहा है, 103 पे जा रहा है, तो उसके बाद फिर एंटीपायरेटिक्स जो है वो लेनी लाजमी हो जाती है ताकि बुखार थोड़ा सा टूट जाए, बुखार थोड़ा सा टूट जाए। क्योंकि अगर ना टूटा तो इससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हमारे पास हमारे ही एंजाइम जो है वो डिनेचर हो सकते हैं, तो फिर लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं क्योंकि हम मर जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर प्रिस्क्राइब किया जाता है। नहीं तो फीवर जो है वो एक नॉर्मल हालात में वो हमारे लिए अच्छी चीज है, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम है। क्या है हमारे पास? एक हमारे पास बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम है। तो फिर आते हैं एंटीपायरेटिक्स पे। तो एंटीपायरेटिक्स में हमारे पास वही एस्प्रिन वगैरह चीजें आती हैं जिसको हम एनएसएड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। और ये एस्प्रिन खास तौर पर, ये जो एनएसएड्स होते हैं, या अगर एग्जांपल एस्प्रिन की कंसीडर करता हूं तो ये एस्प्रिन बेसिकली करती क्या है? हमने क्या कहा कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की वजह से वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है ये हमारे पास क्या है? बेसिकली ये हमारे पास सिंपली एक क्या है, फैटी एसिड का डेरिवेटिव है, मतलब एक लिपिड है प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनता कहां से है? एक हमारे पास एक और 20 कार्बन वाला लिपिड है ओमेगा 6, इसको बोलते हैं एराकिडोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? एराकिडोनिक एसिड। तो ये एराकिडोनिक एसिड ये प्रिकर्सर के तौर पर काम करता है कि जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं या प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं या थ्रोम्बोक्सेन्स हैं, ये सारे तकरीबन एक ही प्रोस्टेनॉइड्स में आ जाते हैं, 20 कार्बन वाले। तो वो उनका जो प्रिकर्सर है वो सारे इस वाले मॉलिक्यूल से बनते हैं जिसको एराकिडोनिक एसिड बोलते हैं या एराकिडोनेट बोलते हैं। ये 20 कार्बन वाले फैटी एसिड है सिंपली। और इसमें हमारे पास ये ओमेगा 6 है और 3 पॉलीअनसैचुरेटेड। पॉलीअनसैचुरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे। अब ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में हम नहीं जा रहे, थोड़ी देर के लिए जो है जहन में रखो कि ये एराकिडोनिक एसिड जो है ये आगे हमारे पास कई तरह के जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनको बनाता है, और उन्हीं से में एक प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है। तो एराकिडोनिक एसिड से बनता है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ठीक है, प्रिकर्सर ये डायरेक्ट नहीं बनता, इसमें दरम्यान में कई सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन हमारे पास आखिर में प्रोस्टाग्लैंडिन E2 बनता है जो कि एक्टिव फॉर्म होती है और जाके सेट पॉइंट को इंक्रीज करता है। तो एस्प्रिन क्या करती है? जो एस्प्रिन ड्रग है वो आके इस एराकिडोनिक को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट ही नहीं होने देती। क्या नहीं होने देती? कन्वर्ट ही नहीं होने देती, क्योंकि एराकिडोनिक को प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए साइक्लोहेक्सोजिनेस पाथवे को फॉलो करना होगा। एंजाइम्स है COX-1, COX-2, उनको फॉलो करना होता है। तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनता है। अब ये एक अलग सेट जो आगे फिर सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को बनाएगा, लेकिन वो एस्प्रिन जो है वो एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन वाला H2 वाला जो उसमें कन्वर्ट ही नहीं होने देती, बल्कि उसको लिपोऑक्सीजनेस पाथवे की तरफ लेकर जाती है, और इस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन बन ही नहीं पाता। तो जब मजीद प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं तो मजीद टेम्परेचर एलिवेट नहीं होगा, और एक वक्त आएगा जब ये और प्रोस्टाग्लैंडिन डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है, और इसकी वजह से बुखार हमारा टूट जाता है और चीजें नॉर्मल पे आना शुरू हो जाती है। तो अगर ये जो कॉन्सेप्ट है एराकिडोनिक एसिड वाला या जो प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन सिर्फ दिमाग में नहीं होते, बॉडी के तकरीबन हर टिश्यू जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करता है, और ये एक लोकल हार्मोन की तरह काम करती है। ये बात याद रखना। लोकल हार्मोन का मतलब क्या है कि ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होते या ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि जिन टिश्यूज में ये क्या हो रहे होते हैं, रिलीज हो रहे होते हैं, उधर ही इनका तकरीबन काम होता है।
ठीक है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन याद रखना, ये वो हमारे पास हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जब हिस्टामिन रिलीज होता है, जो डैमेज सेल होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज करते हैं, तो उसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो वाज़ोडाइलेशन करवाती है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करवाती है। तो बेसिकली वो जो वाज़ोडाइलेशन है उसको भी करवाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन ही रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है वो भी ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन ही होता है। तो वहां पे ये प्रोस्टाग्लैंडिन फिर ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सिर्फ दिमाग तक ना रखो, ये हर तक बॉडी में तकरीबन हर जगह ये आपको मिलेंगे और इनके बड़े डाइवर्स फंक्शंस हैं। ये कहीं पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेंगे, कहीं पे डिक्रीज करेंगे, कहीं पे ये वैजोडाइलेशन करेंगे, कहीं पे वैजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे, कहीं पर ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन करेंगे, तो कहीं पर ये हमारे पास कोई और काम करेंगे। ठीक है। तो अगर इसको ज्यादा समझना है, ये जो सिस्टम है एस्पिरिन वाला या प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाला, अगर इसको बहुत ज्यादा समझना है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट खोलो, प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट है लिपिड्स वाला, उसको खोलो, उसमें हम लेक्चर ढूंढो व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स। काफी लेंथी और प्रॉपर लेक्चर है प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे, 3 पार्ट्स में। व्हाट आर प्रोस्टाग्लैंडिन्स वाला भी है, उसके बाद उसका पार्ट 2.1 भी है और पार्ट 2.2 भी है। तो अगर वो पूरा लेक्चर देखोगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन से जो रिलेटेड हमारे पास जो वो कंफ्यूजन्स हैं वो सारी जो है वो दूर हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इस हवाले से भी जो है ना वो ज्यादा डिस्कस नहीं करते, बस इतना पता होना चाहिए कि प्रोस्टाग्लैंडिन कैसे काम कर रहे थे। तो दैट वाज ऑल अबाउट टेम्परेचर रिस्पॉन्स। कि टेम्परेचर रिस्पॉन्स भी हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का ही एक पार्ट है, कि जिसमें हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट कर जाता है और उसके एलिवेशन की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ भी कम हो जाती है और हमारे जो फैगोसाइट सेल्स हैं, फैगोसिटिक सेल्स हैं, वो उनके जो काम करने का तरीका है वो ज्यादा इनहांस हो जाता है और वायरस जो है उनके खिलाफ भी हमारी बॉडी ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो दैट इज अ फीवर रिस्पॉन्स। ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब 3 चीजें हो गई, एक तो सेल्स का क्या इफेक्ट होता है जिसमें मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, नेचर किलर सेल्स, उस तरह की चीजों को डिस्कस किया। फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बजाते खुद क्या है, फिर तीसरा रिस्पॉन्स हमारे पास टेम्परेचर रिस्पॉन्स। अब एक रिस्पॉन्स रह गया है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि बुक में उसको बहुत कम डिस्कस किया गया लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।